morning, everyone. Am I audible? Can you hear me? Can you please confirm? Audio, video clear? Good. चलिए, तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको लेक्चर का एजेंडा बता दूं कि आज से जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उस डेटा स्ट्रक्चर के बैच में हम क्या क्या आज के लेक्चर में कवर अप वाले, और फिर मीटिंग के एंड में आपको कोर्स का पूरा शेड्यूल, कोर्स के पूरे कंटेंट्स मैं डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के प्री रिक्विजिट्स हैं। यानी मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक क्वेरी रहती है, तो मैं सबसे पहले आज आपका ये डाउट दूर करूंगा कि अगर आपको डीएस पढ़नी है तो आपको प्रोग्रामिंग में किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों हर अच्छी कंपनी से मेरा मतलब हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या इस लेवल की किसी भी कंपनी की अब आप बात कर लें, वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही आपसे क्वेश्चंस पूछती है। ऐसा क्या है कि इन कंपनीज का काम बगैर डेटा स्ट्रक्चर्स के नहीं चलता। अगर आप इन कंपनीज को टारगेट करते हैं, अगर आपका एम इन कंपनीज पे जॉब पाना है, तो क्यों आपके रेज्यूमे में डेटा स्ट्रक्चर का मेंशन होना जरूरी है। यानी ये यहां तक कहा गया है, आप एक लैंग्वेज कम कर लें चलेगा, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर आपके रेज्यूमे में जरूर जरूर मेंशन होना चाहिए। तो ये भी हम बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स में ऐसा क्या है कि कंपनीज आर गोइंग क्रेजी बिहाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स, और मैक्सिमम डेवलपर्स से वो डेटा स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करती हैं, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो। थर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो टर्मिनोलॉजीज के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिदम्स क्या है। क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम एक ही चीज होती है, क्योंकि वो नॉर्मली इसे एज अ सिंगल टर्म पढ़ते हैं डीएसए, जबकि ऐसा है नहीं। डेटा स्ट्रक्चर इज समथिंग डिफरेंट, एल्गोरिदम इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, आप पढ़ते इन्हें हमेशा साथ में हैं। आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो एल्गोरिदम्स भी पढ़ेंगे, आप एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स के बेस पर ही आप उन्हें करेंगे अप्लाई। तो ये मिथ भी आज दूर होगा कि डीएस और एल्गोरिदम सेम नहीं है, उनमें डिफरेंस है, लेकिन डीएस और एल्गोरिदम पढ़े जरूर साथ में। फोर्थ पॉइंट जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो होगा डेटा स्ट्रक्चर्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। यानी अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में कहे कि मुझे किसी का रियल वर्ल्ड में एग्जांपल बताओ, be discussing how many varieties of data structures are there, डेटा स्ट्रक्चर की कितनी वैरायटी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कितनी चीजें, कितनी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस आपसे क्यों पूछती हैं। साउंड में प्रॉब्लम आ रही है क्या? साउंड इज नॉट क्लियर? अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, वेट फॉर अ मिनट। अब क्लियर है साउंड? इज इट बेटर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर है? वेरी गुड। तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, मेरे ख्याल से वीडियो के कारण इश्यू हो रहा होगा।
ठीक है, नेटवर्क शायद स्लो होगा। चलिए, तो ये थे एजेंडाज आज के, जिन पे हमारा डिस्कशन होने वाला है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज प्री requisites ऑफ दिस कोर्स। दैट मीन्स क्या क्या इस कोर्स में आना चाहिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में कॉन्सेप्ट्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग अपने आप में कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप जब तक उसे किसी कोड में कन्वर्ट करके एक्चुअली इंप्लीमेंट ना कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा, देयर इज अ वेरी पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लिंक लिस्ट। नाम सुना है आपने इसका? जल्दी जल्दी बताइए, हैव यू हर्ड दिस? राइट। आप लिंक लिस्ट की थ्योरी पढ़ने से आप कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। लिंक लिस्ट की थ्योरी तो बिना कोई कोर्स ज्वाइन करे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब तब निकलेगा जब आप एक्चुअल में लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना जानते होंगे, या जब आप स्टैक को, क्यू को इंप्लीमेंट करना जानते होंगे। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इन सब के नाम अगर आपने नहीं सुने, नो प्रॉब्लम, इन सब के नाम आप इस कोर्स में सुनेंगे। ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि आप इन्हें समझेंगे भी, और इनको समझने के साथ साथ आप इन्हें एक्चुअल में इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो आपके पास किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स अप्लाई करने के लिए, समझने के लिए, और उसमें पढ़ी गई चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में जिस लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली सी लैंग्वेज। लेकिन मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज सेकेंडरी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सी में डेटा स्ट्रक्चर्स अप्लाई कर रहे हैं, कि आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं, आप जावा में कर रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में कर लें, आपको कॉन्सेप्ट्स बनने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ? फटाफट बताइए, क्लियर हो रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इसे जावा में अप्लाई करते हैं, आप इसे पाइथन में अप्लाई करते हैं, कि आप इसे सी में करते हैं। कंपनी आपसे कभी ये नहीं पूछेगी तुमने किस लैंग्वेज में अप्लाई करा है, वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगी, वो आपसे कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चंस करेगी। लैंग्वेज आपकी पसंद होगी, लैंग्वेज आपकी चॉइस होगी। जैसे आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का नाम सुना है? जल्दी बताइए, आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का नाम सुना है? डेफिनेटली सुना होगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी गौर कीजिए, लैंग्वेजेस मैटर नहीं करती, व्हाट मैटर्स इज योर इंप्लीमेंटेशन। वहां आपके पास ढेर सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं टू इंप्लीमेंट योर नॉलेज, है ना? बिल्कुल ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ होता है। बट मैं पर्सनली आपको सी रिकमेंड इसलिए करूंगा, क्योंकि अगर आप जिंदगी में पहली बार डीएस पढ़ रहे हैं, तो जितने अच्छे से डीएस के कॉन्सेप्ट्स आप सी में समझ पाएंगे, उतने अच्छे से बाकी लैंग्वेजेस में नहीं समझ पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज आप सी में करेंगे, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ेंगे, जब आप उसे अप्लाई करेंगे तब आपको सी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और डीएस के उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको लग रहा है सी के अलावा कोई और लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं है। ना हमें सी प्लस प्लस चाहिए, ना जावा चाहिए, ना पाइथन चाहिए, किसी भी दूसरी लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत अपन को नहीं है। सी में हमें क्या क्या आना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। सी के जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स अप्लाई करने के लिए, वो कौन कौन से मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मनीष बताता हूं मैं। नंबर 1, आपको फंक्शंस आना चाहिए। नंबर 2, पॉइंटर्स आने चाहिए। नंबर 3, स्ट्रक्चर्स आना चाहिए। ये वो सी के टॉपिक्स हैं जो डीएस के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। इन केस आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको इनका रिफ्रेशर दे देंगे। नहीं आते से मेरा मतलब आपने पढ़ा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इन पे आपको रिफ्रेशर मिल जाएगा। आराम से आप उस रिफ्रेशर को ज्वाइन करके इस बैच में डेटा स्ट्रक्चर्स अप्लाई करना सीख सकते हैं। ओके, बस इन टॉपिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपने टॉपिक्स कभी कभी सी में पढ़े हो, मैं ये मानकर चल रहा हूं। इसमें डाउट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, और डाउट सॉल्विंग के लिए आपके लिए अलग से सेशंस भी अरेंज कर दिए जाएंगे, है ना? अब ये मत सोचिएगा कि सर इसमें लूप मेंशन नहीं है, इसमें एरे मेंशन नहीं है। वो मैं मान रहा हूं, वो बेसिक है, वो आपने पढ़े होंगे। लूप हुआ, इफ एल्स हुआ, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये सब चीजें तो लगती हैं, वो आप कोई भी प्रोग्राम सी में बना लें। लेकिन प्राइमरीली सी के जिन टॉपिक्स की जरूरत डीएस को पढ़ने के लिए आपको लगेगी, वो ये 3 टॉपिक हैं, विच आर कॉल्ड फंक्शन, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। राइट, तो हम आगे बढ़े, टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट करें। शैल वी प्रोसीड? वेरी गुड। अब आता है आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है?
तो बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। डेटा स्ट्रक्चर की ऑफिशियल डेफिनेशन इस समय आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का वो कॉन्सेप्ट है जो आपको डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करना सिखाता है। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये डेटा क्या होता है, ये डेटा का मतलब क्या है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। डेटा का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर साइंस में या प्रोग्रामिंग में हम डेटा किसे मानते हैं? कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग में, वेरी गुड, नहीं, कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूं तो डेटा आपके प्रोग्राम के अंदर के वेरिएबल्स होते हैं। मानते हैं आप? आपने आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल्स बना रखे हैं वो सारे वेरिएबल्स आपके प्रोग्रामिंग के अंदर कहलाएंगे डेटा। अगर आपने सी पढ़ी है तो आपको याद होगा वेरिएबल्स आप कई तरह के बनाते हैं। इंट वेरिएबल, कैर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, पॉइंटर्स बनाते हैं आप एड्रेसेस रखने के लिए बनाते हैं। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल अपने आप में कहलाता है डेटा। और वो डेटा मेमोरी में जिस तरह से आप स्टोर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से आप स्टोर करते हैं वो मैकेनिज्म, वो तरीका अपने आप में कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको लग रहा है सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का तरीका पढ़ना, तो उसका जवाब यह है जितना बेहतर तरीके से डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, जितना प्रॉपर तरीके से डेटा मेमोरी में स्टोर करा जाएगा, उतने अच्छे और एफिशिएंट तरीके से आप उस डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे, उस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। यानी डेटा का मेमोरी में प्रॉपरली अरेंज होना इसलिए जरूरी है ताकि हम उस डेटा को जब रिट्रीव करें तब हम किसी भी तरह से उस डेटा को बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में हैंडल कर पाए। मेरी ये बात आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन पे एक इमेज आ रही है। आ रही है? आर यू ऑल एबल टू सी दिस इमेज? आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस समय आपको इस बास्केट के अंदर क्या दिख रहा है? इस समय आपको इस बास्केट के अंदर क्या दिख रहा है? तो आप मुझे बोलेंगे सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। सही कह रहा हूं? आप मुझे बोलेंगे इस बास्केट में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मिक्सचर दिख रहा है, कलेक्शन दिख रहा है। सपोज करिए मैं आपसे बोलता हूं इस बास्केट में से आप मुझे ऑरेंजेस और एप्पल्स निकाल कर दीजिए। इस बास्केट में से आप मुझे ऑरेंजेस और एप्पल्स निकाल कर दीजिए। आप मानते हैं इस पर्टिकुलर बास्केट में ऑरेंज और एप्पल को ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा? सोचिए क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मिक्स करके एक ही बास्केट में रख दिया गया है। यानी आपको सारी सब्जियां, सारे फल हटाकर अपने एप्पल्स और ऑरेंजेस को सर्च करना पड़ेगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में बोलूं, अगर मैं प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में बोलूं, तो ये बास्केट क्या है? ये बास्केट अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे। ये बास्केट अपने आप में अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। यानी इस बास्केट के अंदर कंटेंट्स तो हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं करा गया है, प्रॉपर तरीके से जमा के नहीं रखा गया है। तो जब आप इसमें से कोई आइटम सर्च करना चाहेंगे, आप मानते हैं आपके लिए सर्चिंग डिफिकल्ट होगी क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिक्स होकर पड़े हुए हैं। फाइन। अब मैं आपको इसी चीज का सेकंड डायग्राम दिखाता हूं, सेकंड इमेज दिखाता हूं। वॉच केयरफुली। ये भी बास्केट है, क्या कहते हैं आप? ये जो आपके सामने आ रही है ये भी अपने आप में एक बास्केट है, एग्री करते हैं? लेकिन इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आप मानते हैं आप बड़े आराम से ऑरेंजेस, एप्पल्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज जो भी सर्च करना है वो कर सकते हैं क्योंकि सब आपको क्लियरली प्रॉपर वे में दिख रहा है। तो ये कैसा है? ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। ये डेटा को रखा गया है एक वेल प्रॉपर वे में, एक वेल प्लान्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो सोचिए किसी के लिए भी, किसी भी शेफ के लिए इस बास्केट में से वेजिटेबल्स पिक करना या फ्रूट्स पिक करना आसान होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए, आसान होगा कि नहीं होगा? होगा। मानते हैं आप? यही पावर है डेटा स्ट्रक्चर की, यही स्ट्रेंथ है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर भी ये कहता है कि जब आपके पास कुछ डेटा हो और आपको उस डेटा को प्रॉपर वे में रखना हो तो क्यों आप उसे अनऑर्गेनाइज रखते हैं? क्यों ना आप डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखें ताकि आपको अगर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी हो तो आप उसे एक्सेस तो करें पहले, तब तो आप उस पर प्रोसेसिंग कर पाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में डेटा को स्टोर करना सिखाता है। ये बॉटम लाइन है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच टीचेस अस हाउ टू स्टोर द डेटा इन द मेमोरी। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टोरेज सही होगा तो हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग फास्ट कर पाएंगे, एफिशिएंट वे में कर पाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ।
जल्दी बोलिए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज एल्गोरिदम्स क्या है। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? डेटा स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत सिंपल है एल्गोरिदम को समझना। एल्गोरिदम वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप फॉलो करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप याद करिए, आपने सी में प्रोग्रामिंग की है? फटाफट बताइए, आपने सी में प्रोग्रामिंग की है? किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है? तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप कोड लिखते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल डिक्लेयर करना, यूजर से इनपुट लेना, उस इनपुट पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, उसे आप एक ऑर्डर्ड वे में करते हैं, हाँ या ना? उसे आप एक ऑर्डर्ड वे में करते हैं, हाँ करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, तब आपको नहीं पता आप एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं, आप एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं। इसको भी समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसी नॉन टेक्निकल वे में देता हूं। इमेजिन करिए, जो हमारे पास वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बास्केट है, उस फ्रूट्स और वेजिटेबल की बास्केट से हमें सैलेड प्रिपेयर करना है। उस फ्रूट और वेजिटेबल बास्केट में रखे हुए आइटम्स की मदद से हमें सैलेड प्रिपेयर करना है। तो आप मुझे बताइए, खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल की बास्केट्स को रख देने से सैलेड बन जाएगा क्या? जल्दी बोलिए। खाली इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रख दूं तो सैलेड प्रिपेयर हो जाएगा क्या? नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं शुरू के जो दो डायग्राम है क्या बता रहे हैं, तो आप मुझे बोलोगे सर अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो शुरू के दो डायग्राम डेटा स्ट्रक्चर बता रहे हैं। वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने सिर्फ डेटा को अरेंज करके रखा है। अब आप मानते हैं अगर सैलेड बनाना है तो इस डेटा पे कुछ ऑपरेशंस होंगे? क्या बोलते हैं? डू यू एग्री? अगर सैलेड बनाना है तो इस डेटा पे आपको कुछ ऑपरेशंस करने होंगे, बिल्कुल करने होंगे। क्या ऑपरेशंस होंगे? आप सबसे पहले इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे। करेंगे, आजकल तो वैसे भी वॉशिंग बहुत जरूरी हो गई है, हर 15-15 मिनट में हाथ धोते रहो सेफ्टी के लिए, राइट? तो आप सबसे पहले इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे। ये आपका पहला स्टेप होगा। वॉश करने के बाद आप मानते हैं आप उन्हें छोटे छोटे ईटेबल पीसेस में कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे ताकि आप उन्हें कंज्यूम कर पाए, ताकि आप उन्हें ईटेबल तौर पे ले पाए, राइट? इन्हें कट करने के बाद फिर आप इन्हें अच्छे से अरेंज करेंगे, थोड़े सुंदर तरीके से सैलेड की प्लेट में सैलेड को सजाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपना सैलेड एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने सैलेड को कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? तो अगर मैं आपसे बोलूं पहले के दो डायग्राम डेटा स्ट्रक्चर है, बाकी के चार डायग्राम क्या है? तो बाकी की चार इमेजेस जो आपको दिख रही हैं वो एल्गोरिदम है। आई रिपीट, जो पहले की दो इमेजेस हैं वो डेटा स्ट्रक्चर है, जो आगे की चार इमेजेस हैं वो एल्गोरिदम है। सो बहुत सिंपल इंग्लिश में अगर कहा जाए तो एल्गोरिदम वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहां प्रॉब्लम क्या थी? यहां प्रॉब्लम थी सैलेड को प्रिपेयर करना। उसके लिए हमने क्या करा? उसके लिए हमने चार स्टेप्स लिए। वो चार स्टेप्स अपने आप में कहलाएंगे सैलेड प्रिपेयर करने की एल्गो। लेकिन सैलेड प्रिपेयर तब होगा ना जब हमारे पास डेटा आइटम्स होंगे सैलेड प्रिपेयर करने के लिए। यस, और वो डेटा आइटम्स हमें अगर इजीली मिल जाएंगे तो हमारा सैलेड प्रिपेयर करने में समय कम लगेगा। बिल्कुल सही बात है, समय कम लगेगा, सैलेड जल्दी बन जाएगा, और सैलेड एफिशिएंट वे में हम डिजाइन कर पाएंगे। यही डेटा स्ट्रक्चर आपको सिखाता है। बताइए, एक रफ आइडिया लगा आपको डीएस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? लगा व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और सवाल पूछता हूं, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल था। अब मैं आपको एक टेक्निकल एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, आपको पता नहीं है लेकिन आपने अगर प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत भी करी है तो आप डेटा स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। बिल्कुल सही विशाल, अरेंजिंग द डेटा इज डेटा स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द डेटा इज एल्गोरिथम। बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है विशाल, परफेक्ट। एवरीवन इज एग्रीइंग? सभी लोग विशाल के स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल सही, कंक्लूजन यही है इस शुरुआत की 3 से 4 स्लाइड्स का। अब आइए टेक्निकल डेफिनेशन को के बाद टेक्निकल प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएस को समझते हैं। इमेजिन करिए मैं आपको कहता हूं राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 इंटीजर्स। कुछ लिखना नहीं है आपको, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर। यूजर से 20 इंटीजर्स लीजिए एंड डिस्प्ले देम बैक ऑन द स्क्रीन। यूजर से 20 इंटीजर लें
और इन्हें वापस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दें। ये मान लीजिए मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सॉल्व करने के लिए, राइट? आई होप इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप सबने किसी न किसी लैंग्वेज में देखा होगा। देखा है ना? फटाफट बोलिए यस और नो। देखा है? ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये प्रोग्राम कितनी तरह से बनाया जा सकता है, ये प्रोग्राम कितनी तरह से बनाया जा सकता है, तो आप मुझे बोलेंगे सर 2 तरह से बना सकते हैं हम इस कोड को। शाबाश, 2 तरह से ये कोड बन सकता है। मैं बोलूंगा कौन कौन से 2 तरीके। आप पहला तरीका मुझे बोलेंगे सर मैं कोड बना सकता हूं यूजिंग 20 वेरिएबल्स। बना सकते हैं ना? इस प्रोग्राम में हम 20 इंटीजर वेरिएबल ले सकते हैं और उन 20 इंटीजर वेरिएबल्स में यूजर से इनपुट लेकर आउटपुट कर दें, प्रिंटफ स्कैनफ लगाकर। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आपने सी लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ी हो अच्छे से, तो आप मुझे सेकंड सॉल्यूशन देंगे। हम इस काम को करने के लिए यूज कर सकते हैं ARRAY, दैट इज एरे, राइट? अब आप मुझे बताइए इनमें बेटर कौन सा है? 20 इंटीजर लेना बेटर है कि एरे लेना बेटर है? वेरी गुड, ऑब्वियस ही बात है, एरे लेना बेटर है। एरे लेना बेटर क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है एरे को हैंडल करना 20 इंटीजर को हैंडल करने के कंपैरिजन में ज्यादा सिंपल होगा, ज्यादा इजी होगा, ज्यादा आसान होगा। एग्री करते हैं? राइट? इट्स मच इजियर टू मैनेज एंड हैंडल एन एरे कंपेयर टू हैंडलिंग 20 डिफरेंट इंटीजर्स। क्या हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि एरे मेमोरी कम लेता है? क्या हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि एरे मेमोरी कम लेता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप मेमोरी कंजम्पशन कैलकुलेट करें तो 20 इंटीजर भी उतनी ही मेमोरी लेंगे जितनी मेमोरी 20 इंटीजर्स का एरे लेगा। अगर मैं मान लूं एक इंटीजर 2 बाइट का है, तो रिकॉल करिए 20 इंटीजर आप मानते हैं 40 बाइट्स के होंगे। अगर एक इंटीजर 2 बाइट का है तो आप एग्री करते हैं 20 इंटीजर 40 बाइट। वेरी गुड। और 20 इंटीजर का अगर आपने एरे बनाया तो भी आप एग्री करते हैं ये एरे भी मेमोरी में 40 बाइट्स लेगा? यस, ये एरे भी मेमोरी में 40 बाइट लेगा। तो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एरे कहीं भी बेटर नहीं है। 20 इंटीजर भी 40 बाइट लेंगे, एरे भी 40 बाइट लेगा अगर आपने 20 का एरे बनाया। लेकिन आपने थोड़ा भी एरे की प्रोग्रामिंग की हो तो आपको पता होगा एरे को मैनेज करना 20 अलग अलग इंटीजर्स को मैनेज करने के कंपैरिजन में बहुत सिंपल होता है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। एरे आपके प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर देगा, आपके एफर्ट्स कम कर देगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं एरे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एरे क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से एरे हो गया डेटा स्ट्रक्चर, राइट? एरे हो गया डेटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि एरे हमें मेमोरी में डेटा को प्रॉपर वे में स्टोर करके देगा ताकि हम उसको लूप के थ्रू एक्सेस कर पाए और इजीली उसके एक एक एलिमेंट पे प्रोसेसिंग। यही फायदा होता है ना एरे का, कि सारा डेटा मेमोरी में कंटिन्यूअस ऑर्डर में होता है, आप आराम से उसे एक्सेस कर पाते हैं। दैट इज इन डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब अगर आपने प्रोग्रामिंग में एक एरे का प्रोग्राम बनाया है कभी भी, तो आपको नहीं पता आपने डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर लिया है। आप नहीं जानते लेकिन आपने इनडायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर लिया है। बस दिक्कत यह है सी में एरे के आगे आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं मिलता, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस आपको बताएगा हर प्रॉब्लम के लिए एरे सूटेबल नहीं है। एरे के अलावा और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। नाम मैंने लेक्चर की शुरुआत में लिए थे, अगर आपने गौर से सुना हो। एरे की ही वैरायटी होती है स्टैक, एरे का ही वेरिएशन होता है क्यू, और उसी के आगे चलकर हम बात करते हैं फिर लिंक लिस्ट वगैरह की। तो ये सब अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, पॉइंट समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा ठीक है ये तो सारे एग्जांपल्स हो गए टेक्निकल वाले, अब मुझे नॉन टेक्निकल टर्म्स में बताओ रियल वर्ल्ड में डेटा स्ट्रक्चर का क्या एग्जांपल है। तो मैं आपके सामने 2 इमेजेस रख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है पहली इमेज जो एटीएम के बाहर लगी हुई भीड़ को दिखा रही है। लोग पैसा निकालने के लिए आए और एटीएम के बाहर भीड़ लगी हुई है। अब आप मुझे बताइए इस भीड़ को मैनेज करना एटीएम के गार्ड या पुलिस के लिए मुश्किल होगा? होगा? जल्दी बोलिए, होगा ना? क्योंकि ये भीड़ अनऑर्गेनाइज्ड लोगों का कलेक्शन है? कोई भी कहीं से भी घुस रहा है। क्या ये सारे लोग एक साथ एटीएम ऑपरेट कर लेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि सबके सब एक साथ मशीन ऑपरेट कर लें? नहीं। अब आप मानते हैं अगर पुलिस या गार्ड इन लोगों की एक लाइन बना दे, इन लोगों को लाइन में खड़ा कर दे,
तो इनके लिए एटीएम यूज करना बेटर हो जाएगा, इनके लिए एटीएम का इस्तेमाल सिंपल हो जाएगा। यस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो ये जो आपको सेकेंड इमेज दिख रही है, ये डीएस की भाषा में कहलाती है क्यू, QUEUE, ये अपने आप में कहलाता है अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज क्यू। तो जब आपके सामने इस तरीके की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तब कंपनी आपसे सॉल्यूशन मांगेगी डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में। आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर नाम लेंगे कि सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्यू यूज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, तो फिर आपके दिमाग में 10 और ऑप्शंस आएंगे जो प्रोग्रामिंग से आएंगे। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है कि अगर हमें एटीएम के बाहर इस भीड़ के झुंड को हैंडल करना है, तो इसे एक प्रॉपर लाइन में अरेंज कर दें और वो लाइन अपने आप में बनेगी क्यू। क्यू क्यों बनाई हमने? क्योंकि नोटिस करिए, जो इस लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वो सबसे पहले मशीन ऑपरेट करेगा। जो इस लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वो सबसे पहले मशीन ऑपरेट करने का हकदार है। हाँ है। इसलिए मैं आपके नोटिस में डाल दूं, हम लोग कहते हैं क्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। हैव यू हर्ड दिस एक्रोनिम फीफो? फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बंदा पहले लाइन में खड़ा है वो मशीन भी सबसे पहले ऑपरेट करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? आया समझ? तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल था डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट करा जा सकता है, इसको समझने के लिए। चले आगे। बिल्कुल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अब इससे आगे की सारी चीजें स्लाइड में दी हुई हैं, मैं आपको अब सीधे व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं। ठीक है, शैल आई स्टार्ट? क्योंकि अब मैं आपको लिख के चीजें समझाता हूं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा इजी होगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर की वेराइटीज क्या होती हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है डेटा स्ट्रक्चर कितनी तरीके के होते हैं, तो मैं उसे क्या समझाऊंगा? प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो अब मैं आपको आधा घंटा पढ़ाऊंगा वो हमारे अगले लेक्चर का बेस तैयार करेगा। इनफैक्ट अगले ही लेक्चर का नहीं, अगले 10 लेक्चर का बेस तैयार होगा इस आधे घंटे के डिस्कशन में। सो बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दिस डिस्कशन। स्टार्ट करा जाए? जल्दी जल्दी बोलिए, स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहली चीज इस बात को सीखें यहां पर कि जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए कुछ भी बनाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस की नजरों में आप डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आई रिपीट, कंप्यूटर साइंस ये कहती है जब भी प्रोग्राम लिखते वक्त आप अपने प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए कुछ भी बनाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस ये कहती है ये अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब मेरे कहने का, आपने अगर एक वेरिएबल भी बनाया है, जल्दी बताइए, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बनाए आपने? बनाए? तो आपको नहीं पता, वो भी अपने आप में कहलाते हैं डेटा स्ट्रक्चर। इसलिए अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स दो तरीके के होते हैं। सवाल आता है दो तरीकों में कौन कौन आते हैं? तो पहले आते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। आई रिपीट, पहले डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। आपको याद होगा, आपने ये नाम दूसरे तौर पे सुना होगा, दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप नाम सुना है? जल्दी बताइए, सुना है? राइट। और दूसरे आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें प्री डिफाइंड डेटा टाइप के तौर पे भी बुलाया जाता है। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं को प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, गौर कीजिएगा, उन्हें यूजर डिफाइंड टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स में कौन कौन आता है। आई थिंक सब लोग ये जानते हैं, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो है? इंट है तो कैर भी पढ़ा होगा आपने, कैर भी है। इंट और कैर पढ़े हैं तो फ्लोट भी पढ़ा होगा, है। ये सब के सब अपने आप में कहलाते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप, और ये सब के सब अपने आप में कहलाते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए, सी में इंट, कैर और फ्लोट अपने अंदर वैल्यू रखते हैं? जल्दी बोले, इंट, कैर और फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स अपने अंदर वैल्यू रखते हैं? हाँ, रखते हैं। क्या प्रोग्रामिंग में हमें कभी एड्रेस रखने की भी जरूरत पड़ती है? क्या प्रोग्रामिंग में हमें कभी सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस रखने की भी जरूरत पड़ती है? हाँ, पड़ती है। और एड्रेसेस रखने के लिए सी ने आपको एक स्पेशल टाइप दी है
सबने नाम सुना होगा उम्मीद करता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉइंटर। तो अगर मैं बोलूं ये चारों क्या है, ये सब के सब क्या है जो अपन लिख रहे हैं, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये चारों के चारों अपने आप में, हाँ वैसे तो हमारे लिए डेटा टाइप्स हैं या सी के टॉपिक हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब के सब अपने आप में कहलाएंगे डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इनमें कौन कौन आते हैं, तो ध्यान दीजिए। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर फर्दर फिर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। नंबर 1 कैटेगरी आती है नॉन प्रिमिटिव में, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 कैटेगरी इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नंबर 2 कैटेगरी इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहली कैटेगरी आती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, दूसरी कैटेगरी आती है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो अब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि नॉन लीनियर और लीनियर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने अगर कभी ये वर्ड सुने हो तो सुने कि पहली बार सुन रहे हैं, लीनियर और नॉन लीनियर? जल्दी बोलें, ये सुने हैं या ये आप पहली बार सुन रहे हैं? सुने हैं तो बताइए क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए क्या होते हैं। हाँ मनीष, क्या होते हैं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? नो आइडिया? वेरी गुड, बिल्कुल सही। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेमोरी में ऐसे अरेंज होते हैं कि एक एलिमेंट के बाद हमें एक एलिमेंट मिलता है। यानी अगर डेटा को ऐसे अरेंज करा जाए कि आफ्टर वन एलिमेंट वी गेट वन मोर एलिमेंट इन द मेमोरी, तो हम मानते हैं इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे आप सब याद करिए, आपने एरे अगर पढ़ा है तो एरे को कभी डायग्रामेटिकली देखा होगा आपने? फटाफट बताइए, एरे को आपने डायग्रामेटिकली देखा होगा? और एरे का डायग्राम हम हमेशा कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक के अंदर अगर आप रिकॉल करें तो पार्टीशंस होंगे। ये हमारा पहला एलिमेंट होगा, ये एरे का दूसरा एलिमेंट होगा, ये एरे का तीसरा एलिमेंट होगा, और ऐसे करते करते आप नोटिस करिए एरे के बाकी एलिमेंट्स होंगे। मानते हैं ये एरे का 0th सेल हो गया, ये एरे का फर्स्ट सेल हो गया, ये एरे का सेकंड सेल हो गया, एंड लाइक दिस आपके इस एरे के अंदर बाकी के सेल होंगे, है। अब आप मुझे बताइए एक सेल के आगे कितने सेल आपको दिख रहे हैं, जल्दी बताइए। एक सेल अपने से आगे कितने सेल से कनेक्टेड है? एक सेल अपने से आगे सिर्फ एक सिंगल सेल से कनेक्टेड है। तो जब डेटा ऐसे अरेंज होता है कि आगे वो एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, तो हम मानते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे आप मुझे बताइए, जब आप ट्रेन की बोगी में होते हैं तो क्या आप एक बोगी से दूसरी बोगी में जा सकते हैं? जल्दी बताएं, ट्रेन के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। बट सोचिए आप कोच ए से कोच सी में जाना चाहते हैं, तो क्या कोच ए से कोच सी बिना कोच बी से हुए हुए जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता। कोच ए कनेक्टेड होगा कोच बी से, कोच बी कनेक्टेड होगा कोच सी से। तो अगर आपको कोच सी तक जाना है तो पहले ए से बी और फिर बी से सी जाना पड़ेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर की नजरों में जो ट्रेन के कोचेज हैं वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। आ रही है बात समझ? डेटा स्ट्रक्चर में जो ट्रेन के कोचेज हैं वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज करे गए हैं। अगर आपको लग रहा है सर इसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 4 डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। इन 4 में से सबसे पहला है एरे। आई होप आपने प्रोग्रामिंग में इसको पढ़ा होगा, राइट। एरे से आगे चलिए तो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हम क्या पढ़ेंगे एरे के अलावा? हम एरे के अलावा पढ़ेंगे स्टैक, स्टैक के अलावा हम पढ़ेंगे क्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अपने आप में लिंक लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि लिंक लिस्ट के बिना आप डेटा स्ट्रक्चर में अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। जो भी आप लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद चीजें आगे पढ़ेंगे वो लिंक लिस्ट के बेस पर करी जाएंगी इंप्लीमेंट। तो इन चारों में मैं मान रहा हूं आपने एरे पढ़ा हुआ है। इस पर्टिकुलर सिलेबस में मैं कवर अप करना स्टार्ट करूंगा स्टैक से। तो हमारे अगले लेक्चर का पहला टॉपिक क्या होगा? हमारे अगले लेक्चर का पहला टॉपिक स्टैक होगा। हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा विद दिस वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज स्टैक। ठीक है। स्टैक समझने के लिए सी आना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टैक समझने के लिए सी की जरूरत नहीं है, बट स्टैक की प्रोग्रामिंग जब होगी
जब हम उसका कोड इंप्लीमेंट करेंगे तब जरूर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? और अभी मैंने सिर्फ इनके मेन टाइटल लिखे हैं, इनके सब टाइप्स भी हैं। जैसे थोड़ा बहुत आपने डीएस के बारे में अगर सुना हो तो क्यू की वेराइटीज होती हैं। जल्दी बताइए, क्यू की वेराइटीज होती हैं? हाँ। कितने तरह की क्यू होती हैं? क्यू 5 तरह की होती हैं। 5 तरह की कौन कौन सी क्यूज होती हैं? अभी बात करते हैं 5 तरह की कौन कौन सी क्यूज होती हैं। नॉर्मली लोग क्यू में एक या दो क्यूज जानते हैं, आप एक्चुअल में सीखेंगे 5 तरह की क्यू। क्या क्या? पहली कहलाती है लीनियर क्यू, ये क्यू की फर्स्ट वेराइटी है। दूसरी कहलाती है सर्कुलर क्यू, ये क्यू की सेकंड वेराइटी है। तीसरी कहलाती है प्रायोरिटी क्यू, ये क्यू की थर्ड वेराइटी है। चौथी अपने आप में कहलाती है डायनेमिक क्यू, ये क्यू की फोर्थ वेराइटी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड एज डी क्यू, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक। तो इतनी तरह की आपको क्यू पढ़नी है। लिंक लिस्ट भी आपने अगर सुना होगा तो 3 तरह की होती हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। ये सब हम कवर अप करने वाले हैं। आ रहा है समझ? क्लियर? आगे बढ़ू? चलिए, अब आता है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? तो एक बार फिर बताइए, लीनियर में एक एलिमेंट अपने से आगे कितने एलिमेंट से कनेक्टेड होता है? लीनियर में एक एलिमेंट अपने से आगे एक एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। डेटा स्ट्रक्चर तब नॉन लीनियर बन जाता है जब एक एलिमेंट से मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, जब एक सिंगल एलिमेंट से ढेर सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका फेसबुक का फ्रेंड ग्रुप। अब आप रिकॉल करिए, आप में से मेरे ख्याल से सबकी फेसबुक प्रोफाइल होगी। जल्दी बोलिए, होगी? आपके फेसबुक प्रोफाइल में आपके फ्रेंड्स हैं? जल्दी बोलिए, आपके फ्रेंड्स हैं? क्या आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में एक फ्रेंड है? क्या आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में एक फ्रेंड है? नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। उन बहुत सारे फ्रेंड्स के और बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। सोचिए, उन बहुत सारे फ्रेंड्स के और बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। तो आप मानते हैं यहां पर एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड है। एक फेसबुक यूजर के मल्टीपल फ्रेंड, उन मल्टीपल फ्रेंड्स में से हर एक फ्रेंड के और मल्टीपल फ्रेंड। तो जब इस तरह से आप डेटा स्टोर करोगे तो एरे फेल हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, एरे फेल हो जाएगा। अगर मुझे एक यूजर की फ्रेंड लिस्ट मेंटेन करनी है, उस फ्रेंड लिस्ट के हर फ्रेंड की फ्रेंड लिस्ट मेंटेन करनी है, तो ये एरे से संभव नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये एरे से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरे तो कहता है एक एलिमेंट के बाद एक ही एलिमेंट रहेगा। तब हमें जरूरत पड़ती है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। और नॉन लीनियर में कौन आता है? नॉन लीनियर में एक आता है ट्री और दूसरा आता है ग्राफ। राइट? इनके अलावा और कोई? हाँ, इनके अलावा एक और है जो है तो एक्चुअल में ट्री की वेराइटी, बट हम उसे स्पेशली पढ़ेंगे, अलग से टाइटल देकर पढ़ेंगे, और उसका नाम आपको थर्ड पोजीशन पे दिख रहा होगा, विच इज कॉल्ड एज HEAP, हीप। समझ आ रहा है? ये सारे के सारे अपने आप में कहलाएंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब बेटर होगा मैं आपको इन सब का डायग्राम दिखा देता हूं। एक बार डायग्राम देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इमेजिनेशन बिठा पाएंगे। नोटिस करिए, ये हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। वो सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं जो मैंने आपको बताया। एरे भी है, लिंक लिस्ट भी है, स्टैक भी है, क्यू भी है। इन सब में नोटिस करिए, एक रेक्टेंगल के आगे कितने रेक्टेंगल हैं उससे कनेक्टेड डायरेक्टली? एक रेक्टेंगल से कनेक्टेड आगे एक ही रेक्टेंगल है। चाहे आप एरे देख लें, चाहे आप लिंक लिस्ट देख लें, चाहे आप स्टैक देख लें, चाहे आप क्यू देख लें, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि डेटा सीक्वेंस में अरेंज करा गया है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मेमोरी के अंदर अरेंज करा गया है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में कहला रहा है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर का फॉर्म देखिए आप। इसमें आप बताइए, क्या एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड है? नहीं, एक एलिमेंट कईयों से कनेक्टेड है, ढेर सारी चीजों से कनेक्टेड है। राइट? ऐसे ही गेस करिए, ये इंडिया का मैप है? फटाफट बोलिए, ये इंडिया का मैप है। इसके अंदर जो आपको सिटीज के नाम दिख रहे हैं, हर सिटी से कुछ लाइनें जा रही हैं। ये बता रहा है कि एक सिटी वाया एयर, वाया फ्लाइट कितनी सिटीज से कनेक्टेड है। तो आप नोटिस करिए, आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकते हैं?
हाँ जा सकते हैं। आप दिल्ली से लखनऊ जा सकते हैं, जा सकते हैं। दिल्ली से अहमदाबाद जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो क्या ये एरे से रिप्रेजेंट हो सकता है कि दिल्ली से लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद, अमृतसर सब कनेक्टेड है? नहीं हो सकता। ये अपने आप पे नॉन लीनियर वे में ही कनेक्ट हो सकता है। हो सकता है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को जब कोड में कन्वर्ट करेंगे तब एरे काम नहीं आएगा, तब काम आएंगे या तो ट्री और या फिर काम आएंगे ग्राफ। एक फेयर आइडिया लगा आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का? इसमें से पढ़ा भी हमने कुछ भी नहीं है, बट आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा किस तरीके से डेटा मेमोरी में अरेंज करा जा सकता है, कितनी वेराइटीज हैं मेमोरी में डेटा को अरेंज करने की। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब मैं आता हूं थोड़ा सा नॉन टेक्निकल बातें आपसे करने के लिए। क्या कि डेटा स्ट्रक्चर कंपनीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले मुझे बताइए, आईटी इंडस्ट्री में आप मानते हैं दो तरीके की कंपनीज होती हैं? सुना है आपने? ये नहीं सुना है? आईटी इंडस्ट्री में दो तरीके की कंपनीज होती हैं। एक कहलाती हैं प्रोडक्ट बेस्ड और एक कहलाती हैं सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। जैसे अमेजॉन। क्या अमेजॉन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं और आप कंज्यूम करते हैं? हाँ हैं। अमेजॉन एलेक्सा, अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन किंडल, ये सब उनके प्रोडक्ट्स हैं जो अपन लोग यूज कर सकते हैं। सो अमेजॉन अपने आप में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुई, राइट? इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। हाँ, इस समय जो मैं आपको पीपीटीज दिखा रहा हूं वो माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट पे ही बेस्ड है। तो ये जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। जो सेकंड कैटेगरी की कंपनीज होती हैं आईटी में, वो सर्विस बेस्ड होती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जिनके अपने कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते, उनको प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट पे मिलते हैं। जैसे आप जानते होंगे टीसीएस, नाम सुना है? इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती है, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टीसीएस को मिलते हैं, या इन कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टीसीएस उठाती है और उन प्रोजेक्ट्स को वो लोग करते हैं डिजाइन। तो याद रखिएगा, जितनी बड़ी कंपनीज हैं जिनमें आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, बहुत अच्छा आपको जिसमें पे पैकेज मिलता है, और जिसमें बहुत अच्छे आपको प्रोग्रामिंग चैलेंजेस मिलते हैं, वो सारी की सारी हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और यकीन मानिए, इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें 80%, गौर कीजिएगा, 80% सेक्शन इनके इंटरव्यू का सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड होता है टुवर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर। इनका 80% पार्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। ये जो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स देते हैं, उन प्रॉब्लम्स को जैसे आप सॉल्व करते हैं, उन सब पे इन्फ्लुएंस आपको डेटा स्ट्रक्चर का मिलता है। ठीक है? जबकि सर्विस बेस्ड कंपनी भी डेटा स्ट्रक्चर पूछती हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछती हैं। लेकिन फिर आपको इनके सैलरी पैकेजेस में भी डिफरेंस दिखेगा। एक सर्विस बेस्ड कंपनी एक फ्रेशर को अराउंड 21K टू 26K पे करती है। गौर करिएगा, मैं पर मंथ की बात कर रहा हूं। पर मंथ इतना पे करती है, जिसका रफली अगर आप पर ईयर निकालें तो मानते हैं आप 3 से 4 लाख बनेगा। रफली इनका 3 से 4 लाख की सैलरी बनेगी एक साल की आपकी। फाइन। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिनिमम जो फ्रेशर को पे करती हैं, गौर करिएगा, इट्स अराउंड 1 लाख। जो मिनिमम ये पे करती हैं वो 1 लाख है, और वो भी मैं आपको पर मंथ बोल रहा हूं। ठीक है? तो नोटिस करिए, साल का कितना हो गया? अगर 1 लाख पर मंथ आपको मिल रहा है तो साल का हो गया 12 लाख, राइट? वहां आप कमा रहे हैं 3 से 4 लाख, यहाँ आप कमा रहे हैं 12 लाख, और वो भी एज अ फ्रेशर। एक साल काम कर लीजिए किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आपको क्या सैलरी पैकेज ऑफर करा जाएगा जब आप जॉब स्विच करेंगे, जब आप शिफ्ट करेंगे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से दूसरे की तरफ। लेकिन ये ऐसे ही 1 लाख नहीं दे देंगी आपको, राइट? ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। और वो स्किल्स में क्या इंक्लूड होना चाहिए? उस स्किल्स में सबसे ज्यादा इंक्लूड होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इनका जो हायरिंग प्रोसेस होता है, पहली बात तो आपने सुना होगा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, सुना है? और आजकल तो आपने देखा होगा टीसीएस वगैरह ने भी अपने राउंड्स बढ़ा दिए हैं। नोटिस करा आपने? अपने क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा दिया है टीसीएस ने, अपने राउंड्स भी बढ़ा दिए हैं टीसीएस और इन्फोसिस ने, और ये लोग भी अब काफी अच्छा पे पैकेज देने लगे हैं। और इनके राउंड्स भी क्लियर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्या है डेटा स्ट्रक्चर में? क्योंकि नॉर्मली कंपनीज ये मानती हैं कि किसी की भी अगर स्किल्स टेस्ट करनी हो, किसी की भी अगर कोडिंग एफिशिएंसी टेस्ट करनी हो, तो उसके ऊपर डेटा स्ट्रक्चर की एक प्रॉब्लम थ्रो करो और देखो वो बंदा उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करता है,
कितनी अच्छी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कितना क्विकली वो उन प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर पाता है और उन्हें सॉल्व कर पाता है। मनीष बताऊंगा मैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का सबसे अच्छा तरीका है कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। सबसे बढ़िया तरीका है, किसी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे जाइए, सुना है अपने नाम, कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, इन सब के नाम सुने वेबसाइट्स के, राइट? इन पे आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। ठीक है, आजकल कॉलेज में कैंपस आए, कैंपस में आप सेलेक्ट हो, ये तो एक तरीका है ही, लेकिन इसकी जगह और बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में जॉब पाने के। और सबसे बढ़िया तरीका है, दो चीजें करिए। नंबर 1 कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करिए, नंबर 2 खूब सारे प्रोजेक्ट्स बनाइए लैंग्वेजेस सीख कर। वो प्रोजेक्ट्स कहाँ अपलोड करिए? वो प्रोजेक्ट्स अपनी गिटहब प्रोफाइल पे अपलोड करिए, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, सॉरी, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे उन प्रोजेक्ट्स को अपलोड करिए और गिटहब पे उनका सोर्स कोड शेयर करिए। ये 3 काम करिए, आप देखिएगा अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और इन कंपनीज का जॉब हंट चला तो 100% आप इनकी नजरों में आएंगे। 99% लोगों ने आउट ऑफ द कॉलेज जो जॉब ली है वो इन्हीं तरीकों से ली है। समझ रहे हैं? आ रहा है समझ? लेकिन अपनी प्रोफाइल पे दिखाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, राइट? अपने कॉलेज की मार्कशीट दिखाने से मतलब नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा मैंने बीए एमसीए करा हुआ और इतने परसेंट आए। वो ये देखेंगी आपने कौन सी लैंग्वेज पे क्या प्रोजेक्ट्स डिजाइन करे हैं और फिर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स या बाकी कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर हैं। सबको लेती हैं आशीष, कोई फर्क नहीं पड़ता एमसी और बी से। आजकल तो 12th वालों को ले रही हैं आशीष। आपने सुना? ये न्यूज सुनी? गूगल ने, एप्पल ने इंजीनियरिंग एमसीए सब हटा दिया है। ये सुना आपने? इसी साल से करा उन्होंने। तो कोरोना आ गया तो इतना ज्यादा पॉपुलर ये चीज नहीं हो पाई। अगर कोरोना नहीं आया होता तो देखते आप 100% इनके रिक्रूटमेंट्स आपको दिखते 12th पास वाले बच्चों के लिए भी। बिल्कुल। अरे व्हाइट हैट जूनियर तो कहानी ही अलग है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं ना, जिनके पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो गूगल ने, अमेजोन ने जो अपने ऑफिस खोले, अमेजोन ने सबसे बड़ा ऑफिस खोला है, पता लगा आपको? अमेजोन ने सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में खोला है, सबसे बड़ा ऑफिस खोला है उन्होंने। उतना बड़ा ऑफिस उनका कहीं नहीं है और वहां पे उनको रिक्रूटमेंट चाहिए और उन्होंने ये बैरियर हटा दिया है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप उनके कोडिंग कॉम्पिटिशंस को क्रैक कर पाते हैं, आप आराम से वहां पे जा सकते हैं। नहीं, वो कॉलेज कैंपस में नहीं करती होंगी आशीष, लेकिन ऑफ कैंपस सब अलाउ होता है। अगर आप ऑफ कैंपस जाते हैं तो सब अलाउड है। आ रहा है समझ? वो उनके कॉलेज के रूल्स होंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक, राइट? तो ये डेटा स्ट्रक्चर की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। नहीं, कॉलेज में दोनों तरह की आएंगी, अब डिपेंड करता है आपका कॉलेज कैसा है, उसका टाई अप किस तरीके की कंपनी से है, राइट? तो दैट डिपेंड्स। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं हम लोग इस कोर्स में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो नोटिस करिए, जो हमारा कोर्स कंप्राइज करेगा, नंबर 1 स्टैक पढ़ेंगे अपन, स्टैक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे। अर्पित, गिटहब का सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, वर्जन कंट्रोल। आप अपना सोर्स कोड दुनिया से शेयर कर सकते हैं, वो एक फायदा है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है उसे बोलते हैं वर्जन कंट्रोलिंग। आप मानते हो जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें चेंजेस होते हैं, अगर हमने एक कोड लिखा, वो कोड काम नहीं करा तो हम उसे अपडेट करेंगे, और जब हम अपडेट करते हैं तो कई बार जो सही चीजें हैं वो भी हमसे गलती से चेंज हो जाती हैं। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के पुराने वर्जन्स मिल पाए, वर्जन को प्रॉपर वे में हम कंट्रोल कर पाए, ये हम लोग करते हैं यूजिंग गिटहब, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास स्टैक है, नंबर 1 हम स्टैक पढ़ेंगे, स्टैक के सारे इंप्लीमेंटेशंस आप पढ़ोगे, स्टैक के सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, और अगर आपने सुना हो तो स्टैक के थ्रू इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, इन एक्सप्रेशंस को हैंडल करा जाता है। इन सब की हमें प्रोग्रामिंग करनी है। मैं आपके दिमाग में अच्छे से बात भर दूं, हमें सिर्फ इनकी एल्गो नहीं पढ़नी है, याद रखिएगा। एल्गो पढ़ने के साथ साथ क्या लिखना है? फटाफट बोलिए। एल्गो पढ़ने के साथ साथ इनका कोड लिखना है आपको, इनको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको। कौन सी लैंग्वेज में? ऑफ कोर्स फिलहाल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अगर आपको लगता है सर मैंने जावा या पाइथन करी हुई है, वेरी गुड, आप सी में करिए, उसके बाद उसको आप आराम से जावा या पाइथन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, हम इस कोर्स में यूज करने वाले हैं इन चीजों के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद we'll be discussing the second data structure that is called as queue with all the varieties of the queue, जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा।
बस एक वैरायटी यहां पर आपको सिलेबस में नहीं दिख रही होगी। बताइए कौन सी वैरायटी मिसिंग है, जल्दी बताइए। मैंने आपको 5 वैरायटीज बताई थी, यहां 4 दिख रही हैं, एक कौन सी मिसिंग है ना? डी क्यू है ना, डब्ल्यू एंडेड क्यू है, तो यहां मिसिंग है डायनेमिक क्यू। डायनेमिक क्यू क्यों मिसिंग है? क्योंकि डायनेमिक क्यू हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हम ना पढ़ लें लिंक लिस्ट, जब तक हम डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ना पढ़ लें विच इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट। इसका मतलब हम डायनेमिक क्यू लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो आप नोटिस करिए, आपको इस स्लाइड के अंदर नजर आ रहा होगा लास्ट में लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू। लास्ट पॉइंट दिख रहा है, स्लाइड का आखिरी पॉइंट दिख रहा है, लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू। वहां आप अप्लाई करेंगे डायनेमिक क्यू। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ, जिसमें हम कवर अप करेंगे ट्री एज वेल एज ग्राफ। ठीक, ट्री की कई वेराइटीज हैं, ट्री होगा, एवीएल ट्री, बी ट्री, ये सब आप पढ़ोगे। इस समय आपको लगता है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लग रहे होंगे जो आपने कभी सुने नहीं है, बट ये वो सिलेबस है जो हम कवर अप करेंगे। और इनके अलावा बताइए प्रोग्रामिंग में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? नंबर 1 रिकर्जन, नाम सुना है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड रिकर्जन? रिकर्सिव कोड्स लिखना और उनकी ट्रेसिंग करना इंटरव्यू का अहम हिस्सा है। ठीक है, अधिकतर कोड्स जो आप लिखेंगे वो रिकर्सिव वे में होंगे और आपको उनका ट्रेस आना चाहिए। और जब आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करेंगे और आप अपना प्रोग्राम इंटरव्यूअर के सामने रखेंगे, तो आप जानते हैं आपसे अगला सवाल वो इंटरव्यूअर क्या कहेगा? जब आप कोई कोड लिखेंगे और अपना कोड लिखने के बाद इंटरव्यूअर के सामने रखेंगे, तो वो आपको अगला सवाल क्या कहेगा? वो आपको अगला सवाल बोलेगा अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। सुना है आपने वर्ड? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्राम की एफिशिएंसी, वो आप इस कोर्स में सीखेंगे। उससे ये पता चलता है कि प्रोग्राम कितना बेटर है, प्रोग्राम बाकियों के। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आप ये मानते हो किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं? जल्दी बताओ। अगर आप एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 4 प्रोग्रामर्स के बीच में रखो, तो चारों अपने अपने सॉल्यूशन, अपने अपने यूनिक आइडियाज लगा सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं? लगा सकते हैं ना? तो अब आप मुझे बताइए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर 4 लोग अपना अपना सॉल्यूशन लेकर आए किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उनमें से बेस्ट किसका सॉल्यूशन है? आपको नहीं लगता आप एफिशिएंसी देखेंगे? सोचिए, अगर आपके सामने एक प्रोग्राम के 4 सॉल्यूशंस हैं, तो आप उसी सॉल्यूशन को पिक करेंगे ना जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। कैसे देखते हैं एफिशिएंसी? एफिशिएंसी देखते हैं दो चीजों पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों चीजें आप करेंगे और यही सीखेंगे आप इस कोर्स में। अपने प्रोग्राम का रनिंग टाइम कैसे निकाला जाता है, कैसे पता करा जाता है हमारा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है। अगर स्पेस का डाउट है, स्पेस का मतलब कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, स्पेस का मतलब कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आशीष, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जावा के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ठीक है, जो आप वही चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में आपको कन्वर्ट करनी होगी, दैट्स इट। बस इतना ही फर्क होगा ना कि सी में स्ट्रक्चर होता है, जावा में क्लास होती है। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? ठीक है, इन सब के अलावा फिर आप पढ़ेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। नाम सुना है आपने सर्चिंग सॉर्टिंग? बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, शेल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सारी की सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स अपन को करनी है कवर अप। मर्ज सॉर्ट वगैरह वगैरह। तो ये टोटल सिलेबस होगा जो हम कवर अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। फाइन, समझ आ रहा है?